नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसी आई है आपकी JSO की और JEE की, इसका जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इसमें 3 लेक्चर जो हैं वो बनाए हैं, उस पर हमने डिस्कस किया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये हमारा 4th लेक्चर है। उस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान पे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पिछले लेक्चर जो हैं वो ध्यान से देखे होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा, जो लोग अदर ब्रांचेज से हैं इन्वायरमेंट के अलावा। और मुझे इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट बेसिक जो है वो क्लियर हुआ होगा EIA के बारे में। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, वो कैसे कैसे जो हमारा EIA है इंडिया में वो आगे बढ़ता है, उस पे बात हमने की है। बट इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता आ रहा है, थोड़े थोड़े चेंजेस करती आ रही है गवर्नमेंट। तो हालांकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये चेंजेस जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। ये तो एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गया। मैं ये बात तो नहीं करूँगा कि ये चेंजेस सही हैं या गलत हैं, बट कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो बेसिक फ्लो डायग्राम है EIA का। ये लगभग पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। बट अगर इंडिया में EIA कब आया, इसकी बात कर ली हमने 94 में के बाद से। इसको कहा कि भाई सभी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट के लिए EC लेना ज़रूरी है। बट जैसे मैंने बताया कि इसमें चेंजेस होते आ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो उसके बाद में 2006 में, ठीक है, एक EIA नोटिफिकेशन आई थी, और उस EIA नोटिफिकेशन में इन्होंने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, A और B। और ये कहा कि भाई A कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट हैं उनका जो EC देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, और B कैटेगरी जो है इनका जो EC देगा वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन की हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है EIA के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में एक मेमोरेंडम आता है 2013 में, और उन्होंने B कैटेगरी को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है, B1 और B2। और कहा कि भाई ये जो B1 कैटेगरी है इनका EIA जो है वो होगा, और B2 कैटेगरी को फुल EIA की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2006 नोटिफिकेशन, जैसे मैंने बताया, इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट को A और B में डिवाइड किया। फिर एक 2013 के मेमोरेंडम के द्वारा इन्होंने B प्रोजेक्ट को B1 और B2 में डिवाइड कर दिया। B1 कैटेगरी का वही EIA होगा, और B2 कैटेगरी का EIA की ज़रूरत नहीं है, फुल EIA नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ होती है ना दोस्तों, मेमोरेंडम, ये थोड़ा सा ना लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से बचने के लिए होती है, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, मेरा ये अपना ओपिनियन है कि आपने नोटिफिकेशन निकाल दी, उसके अंदर आप मेमोरेंडम देते जा रहे हो, उस मेमोरेंडम की कॉपी केवल आपने ऑफिस में दे दी, ठीक है, और वेबसाइट पे अपलोड कर दी। बट जो आम स्टूडेंट है, ठीक है, सपोज करो कोई इन्वायरमेंट साइंस का स्टूडेंट है जो कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो कितने मेमोरेंडम पढ़ेगा। ठीक है, आप एक नोटिफिकेशन निकाल दी, दो, चलो ठीक है, EIA 2006 हमने पढ़ लिया। उसके बाद में छोटे 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 आपने अगर साइट विज़िट किए, कितने सारे जो है मेमोरेंडम नोटिफिकेशन ये आई हैं जो कि हम नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले मैंने बात की थी पूरा एक बेसिक प्रोसेस की कि EIA जो है वो कैसे प्रोसीड करता है। अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है 2006 का मैंने बताया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रही है। उसके बाद में
अगर हम बात करें EIA के बनने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने छोटे छोटे मेमोरेंडम निकालते रहते हैं, ये होता है मेमोरेंडम, ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये इन्होंने इस टाइप से पूरी एक कॉपी है, इस कॉपी को जो भी इनके कंसर्न अथॉरिटी हैं उनको ये भेजते रहते हैं। तो पहले जब बेसिक पढ़ रहे थे हम, तो हमने टर्म ऑफ रेफरेंस की बात की थी, टर्म ऑफ रेफरेंस की वैलिडिटी की बात की थी। उसमें भी मैंने मेमोरेंडम मेंशन किया था। ये इसलिए मेंशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये चीज़ बदलती रहती है, ठीक है। अब वो 2010 का मेमोरेंडम था, उसके बाद में ये एक मेमोरेंडम आया जो कि ये जो नोटिफिकेशन है, जो ये इसकी डेट लिखी हुई है इन्होंने कि 12 जनवरी 2017 को इन्होंने सर्कुलेट की होगी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा इस मेमोरेंडम में कि जो टर्म ऑफ पहले इसका सब्जेक्ट देख लो एक बार, वैलिडिटी ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस, ठीक, कि जो वैलिडिटी है टर्म ऑफ रेफरेंस उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ बताया है इसमें। तो हमने पढ़ा था उस मेमोरेंडम में कि भाई जब हम कॉमन प्रोसीजर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि भाई 2 साल की होती है, इन्होंने इसकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, ठीक है, पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक। पहले ये पॉइंट देख लो, पहले 2 साल थी, उसके बाद में इन्होंने इसको 3 साल कर दिया। अब इसके बाद में इसको कहा कि भाई ये बढ़ सकती है, बढ़ेगी तो 1 साल बढ़ गई, कितनी होगी, 4 ईयर वैलिडिटी हो गई, ठीक। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो ये वैलिडिटी है ये रिवर वैली प्रोजेक्ट और HEP प्रोजेक्ट के लिए कितनी है, 5 ईयर, ठीक। तो इस टाइप से अगर आप देखें कि भैया हम जब हमने कॉमन प्रोसीजर पढ़ा उसकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें कर ली, बट ये जो ऑफिशियली मेमोरेंडम बीच में देते रहते हैं किसी भी उसमें, तो ये चीज़ जो लोग सिंपली ये एक्सपर्ट हैं या इस फील्ड से ही जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो आसान है, ठीक है। जैसे कि कल भाई आप JE बनोगे, आपको EIA का काम सौंप दिया जाएगा, या आप JSO बनोगे, ठीक है, आपको किसी को EIA का काम सौंप दिया जाएगा, तो आपको तो के लिए तो आसान होगी ये चीज़। बट अभी तैयारी करते टाइम, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए जब भी मैं कुछ भी चीज़ चाहे JRF के बच्चों को पढ़ाऊँ, चाहे मैं गेट के बच्चों को पढ़ाऊँ, ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ये जो लगातार बदलने वाली चीज़ें होती हैं ना, इन पे अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। हमने वो पढ़ा, गलत नहीं पढ़ा, सही मेमोरेंडम पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ये भी हम सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। भाई देखो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और इन्होंने ये कब कब चेंजेस कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी ये पूरा का पूरा इन्होंने अमेंडमेंट दिया है 2020 के लिए, जिस पे कितना घमासान चल रहा है, ठीक है। लोगों ने रिट डाली हुई है उस पर कि इसे अमेंडमेंट में जो चेंजेस हुए हैं वो गलत हैं, बट वो तो खैर छोड़ दीजिए बात। बट यहाँ पे जो बेसिक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है जो बीच बीच में आप देख रहे हैं बहुत सारी नोटिफिकेशन है, इनमें कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भैया अब ये चीज़ क्या है, वैलिडिटी, ठीक है, आपने पढ़ लिया, सही पढ़ा, बट मेमोरेंडम आ गया कोई, उसमें वो डेट चेंज हो गई, ठीक है। पहले वैलिडिटी 2 साल थी, अब ये 3 साल हो गई है, ठीक है। 3 साल के बाद इन्होंने पूछ लिया कि भाई वैसे तो आपके 4 साल के लिए होगी, 3 + 1 यानी कि 1, अगर कोई उस पर केस वगैरह हो जाता है या कोई भी ऐसी लीगल चीज़ होती है तो वो एक्सटेंड हो सकती है 4 साल के लिए। अब वो पूछ लिए आपको रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए टोर जो है वो कितने साल का होता है, तो बिल्कुल इन्होंने जैसे इन्होंने बताया कि रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गया, आपका HEP प्रोजेक्ट हो गया, इनके लिए 5 साल है। तो छोटे 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 ऐसे टाइप से क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेमोरेंडम का सिस्टम क्या है ये समझ में आ गया होगा।
तब जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था तब मैंने इसको इसलिए साइड में रख दिया था कि पहले आप प्रोसीजर समझ लो, उसके बाद में ये चीज़ समझनी ज़रूरी है आपके लिए कि लीगल चीज़ें होती हैं और इनमें चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, मेमोरेंडम आते रहते हैं, नोटिफिकेशन आती रहती है। ठीक है, अब वो क्या नोटिफिकेशन है और उसके अंदर क्या चीज़ है, जो लोग एक्सपर्ट हैं, बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लाइन, कि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बट जब हम कोई भी कंपटीशन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग भी हमें अपडेट रहना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की। तो क्या होता है कि हमने सारे के सारे इफ़ेक्ट देख लिए थे। हमने जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे बताया था भी टिंकू जी ने सब कुछ अपना ठीक कर लिया है। तो बट उसके बाद में हमें एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाना ज़रूरी होता है। इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में बहुत सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की ने जो डिफ़ाइन की हैं चीज़ें उनकी बात करें तो एक अच्छे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है, इसमें एक डिटेल प्लान और शेड्यूल होता है जो कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं उनको मिनिमाइज़ कर सके, मिटिगेट कर सके। इसके लिए प्रॉपर एक प्लान बनाया जाता है, एक शेड्यूल बनाया जाता है कि भाई हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो जीरो प्रॉब्लम हो। ठीक, तो पहले हमने जब EIA किया ये देख लिया कि कौन कौन से इम्पैक्ट हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किया। इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया मिटिगेशन, ठीक है, मॉनिटरिंग, इंस्टीट्यूशनल मेज़र जो कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान और ऑपरेशन के दौरान प्रोसेस के आप उनको अप्लाई कर सको। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन दोनों के दौरान हम इन सब चीज़ों को प्लान क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे कि आपका जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो कम से कम हो। ठीक है, पहली चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो वो कम से कम डैमेज हो। तो ये सब कहाँ आएगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, पहले तो मिटिगेशन एंड कंपनसेशन, जितने भी आपने इम्पैक्ट आइडेंटिफाई किए हैं उनको आप कैसे मिटिगेट करोगे और कैसे कंपनसेट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी अभी पहाड़ी एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पे वैसे तो पेड़ों का महत्व, ट्रीज़ का महत्व हर जगह पे है, बट वहाँ पे ज़्यादा महत्व है ट्रीज़ का, बिकॉज़ एक तो केवल स्पेसिफिक प्लांट ही वहाँ पर ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट हो जाएगा, और उनको ग्रो होने में टाइम लगता है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा प्लांट ऐसे एरिया में लगता है, मान लो हिमाचल में लगता है, तो वहाँ पे उनका कंपनसेट करना पड़ता है कि भाई तुम अगर इतने पेड़ कट कर रहे हो तो इसके बदले में तुम्हें इतने पेड़ पहले लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसे आपके इफ़ेक्ट हैं जो मिटिगेट नहीं हो सकते, उसके लिए आप क्या करेंगे। इसके अलावा फिज़िकल प्लानिंग करेंगे आप, इसमें टोटल शेड्यूल होगा, आपका वर्क प्रोग्राम होगा, टाइम शेड्यूल होगा, लोकेशन होगी। ठीक है, ये सब भी आपके मिटिगेशन प्लान में आप इंक्लूड करेंगे हम। इसके अलावा आपका पैसा तो ज़रूरी है ही, कि भैया आप इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हो कि आपने इतने ABCD लगाया है और आपने इतने ETP लगाए हैं, इतने का ये किया है, बट उसका पूरा बजट कैसे आप इसको कर रहे हो। ठीक है, प्रोजेक्ट आपने बना दिया, प्रोजेक्ट का आपका इतना बजट है, बट आपने एक EPCD लगाया, APCD लगाने के बाद में इसको ऑपरेशन भी चाहिए, इसको ऑपरेट करने वाला भी कोई चाहिए, इसमें कमी भी होगी, सब चीज़ें जो हैं इसमें आपके प्लान में होनी चाहिए। बहुत सारे एक्ट लेजिस्लेशन हैं जिनके को मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट
आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको ध्यान में रखेंगे। एयर एक्ट हो गया आपका, वाटर एक्ट हो गया, ठीक है, नॉइस के लिए एक्ट है। बट उसके साथ साथ बहुत सारी आपकी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे रूल हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप इसको बनाओ कि ये सब के सब जो हैं इनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी रूल की अवहेलना कर रहे हों, किसी प्रोटोकॉल की अवहेलना कर रहे हों, ये जो एक्ट में दिया गया है हम उसकी अवहेलना कर रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेशनल वाटर पॉलिसी होगी, आपका लैंड यूज़ पॉलिसी होगी, फॉरेस्ट पॉलिसी होगी आपकी, ठीक है, और आपके रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी और आपकी मिनरल पॉलिसी, ये बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो हमें, जो मेजर इन्वायरमेंट के रूल हैं, एक्ट हैं, उनके साथ साथ हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें सपोज करो रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी का ध्यान नहीं रखा गया। जैसे कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में जब टिहरी डैम बना था तो उस पर बहुत इशू हुआ था कि भाई ये लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे ही जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं तो उनके बहुत सारा एरिया, बहुत सारे लैंड जो है वो अंडर द वाटर सबमर्ज हो जाती है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके सेटलमेंट के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए आपके क्या प्रोग्राम हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी मैनेजमेंट प्लान में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे ही उठा के यहाँ से बोल दो कि भाई यहाँ पे तो मेरा प्रोजेक्ट लग रहा है और मैं तो अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे रूल रेगुलेशन जो हैं उनको बताया है कि जब भी आप मैनेजमेंट प्लान बनाओ, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाओ, तो उन सब में इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। टेक्नोलॉजी मेजर्स, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हमेशा आपको पता ही है कि कितने महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जब भी कोई भी आप इंडस्ट्री लगाओ, किसी भी इंडस्ट्री में पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए आपने कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई है, ठीक है, वेस्ट मिनिमाइज़ के लिए, जब आपके वेस्ट एंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी कि आप उसके डिस्पोजल साइट तक पहुंचेगा, उसके बाद में क्या आपका उसके लिए क्या प्रोटोकॉल आपने बनाए हैं, क्या उसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाया है। जो लोग सेंसिटिव हैं किसी भी चीज़ के लिए, जो एरिया सेंसिटिव हैं, जैसे कि आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में इको सेंसिटिव जोन कन्फाइंड किए गए हैं कि भाई ये इको सेंसिटिव जोन है, इसके आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, या इतने एरिया में जो है आप कोई भी ऐसी माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल मेजर में आपके आएंगे। फिज़िकल प्लानिंग, ठीक है, इसमें बेसिकली आप ये सब चीज़ बताओगे कि आप कोई भी चीज़ जो है वो कैसे आपने फॉर्मुलेट की है, कैसे आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कैसे आप उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो केवल ये नहीं है कि आपने ईटीपी लगा दी, ठीक है, ईटीपी या एपीसीडी या वॉट एवर जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनको आपने कैसे फॉर्मुलेट किया, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कैसे उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो कि भाई वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ चल रही है आपकी, सिस्टम लगा दिया आपने, बट वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखना भी तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फ़िज़िकल प्लानिंग होना ज़रूरी है। फिज़िकल प्लानिंग भी आपकी जो आप करोगे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में इंक्लूड करोगे, ठीक है। कौन कौन सी डिवाइसेस आपने लगाई हुई हैं पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, कैसे आप उन्हें प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी कॉस्ट कितनी आई, ठीक है, सब कुछ आप बिल्कुल सेपरेटली लिस्ट बना के ये चीज़ समझाओगे कि भैया ये चीज़ जो है ये ऐसे काम करती है, इसकी इतनी कॉस्ट है, इसका ऑपरेटर कौन है और इसमें कोई किसी को नुकसान नहीं है, सब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग काम करेंगे, उनको आपने क्या कहा, ह्यूमन रिसोर्स कहा। उनके लिए क्या प्लानिंग है आपकी, ठीक है, वो कितने शिफ्ट में काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी है या नहीं दी है, उनको अवेयरनेस है या नहीं है, ठीक, वो प्रिपेयर हैं किसी भी चीज़ के लिए या नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं
वो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आएंगी, और ये भी आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में प्लान में दोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। स्किल्ड पर्सन की आपको ज़रूरत है, स्किल्ड के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग का शेड्यूल है या नहीं है, ठीक है। आपके आ, जो रोल किसी भी पर्सन के हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका प्रॉपर एक चार्ट होता है। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में विज़िट किया हो तो सिंपली आप देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में नाम लिखे होते हैं कि भाई ये एरिया जो है ये आपका बॉयलर का एरिया है, इसमें 6 बॉयलर लगे हुए हैं, इनकी कैपेसिटी इतनी है, और पहली शिफ्ट में हरिंदर काम करेगा, दूसरी शिफ्ट में गजिंदर काम करेगा, और इमरजेंसी के लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आग लगेगी तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में आएंगे। वो सब भी प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। इसके लिए कितने इंसान आपको चाहिए, इसके लिए कितने पैसा आपको लगेगा, ये सब भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये बात हमने की इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान क्यों ज़रूरी है, जिससे कि हम प्रॉपर प्रोटेक्शन कर सकें। उसमें कौन कौन से एक्ट के साथ साथ में पॉलिसीज़ जो हैं वो इंक्लूड होंगी, वो हमने बात की। टेक्निकली क्या चीज़ होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये सब भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना EIA के साथ साथ। तो आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होगी। इसमें एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम ये वाला जो है EIA का हाँ 1 या 2 लेक्चर, ठीक है, शायद अगले लेक्चर में मैं वो पूरा कर दूँ। तो उसमें हम ये सब शुरू से लेके आखिर तक जितना भी किया है आपका EIA जहाँ से शुरू हुआ था और एंड तक जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिया हैं जिनकी उनकी अपॉइंट EIA में वो डॉयस हो गया, आपका लैंड रिसोर्सेज, सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई डाउट है आपको तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाने की। बहुत सारे बच्चे पेड बैच के लिए बोल रहे हैं, तो दोस्तों पेड बैच का टाइम तो मेरे पास में अभी नहीं है, बट फिर भी मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी और जितनी भी आपकी हेल्प कर सकूं वो अब तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दोस्तों।